Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग जो यूनिट 4 है आपका जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में रिटर्न्स अंडर जीएसटी एंड बेसिक्स ऑफ कस्टम, ये जो यूनिट है इसमें हम लोग एक चैप्टर कवर कर रहे थे रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ेगा और उसका क्या क्या प्रोसीजर है, रिटर्न प्रोसीजर अंडर जीएसटी, वो हम लोग कवर कर रहे थे। अभी तक हमने दो रिटर्न्स के बारे में बात किया था, जीएसटीआर 1 जो मंथली सेल्स रिटर्न होता है और एक आपका जीएसटीआर 3 भी जो समराइज रिटर्न होता है सेल्स का एंड टैक्स का, वो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब दो इंपॉर्टेंट रिटर्न जो हर एक टैक्स पेयर फाइल करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का या फिर 7 मार्क का आ सकता है। उसका नाम है एनुअल रिटर्न। जीएसटी में एक एनुअल रिटर्न होता है जो कि कुछ लोगों को फाइल करना मैंडेटरी है, कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन इसका प्रोविजन जीएसटी में है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिटर्न में बेसिकली स्टूडेंट्स आपको दो रिटर्न भरना होता है। एक होता है आपका जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न होता है, और एक होता है आपका रिकॉन्साइल स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो जीएसटीआर 9C में आपको भरना पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या क्राइटेरिया है, कैसे भरना पड़ता है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो इस चैनल पे ऑलरेडी आप एक बार जाके देख सकते हो कि 37 जीएसटी के क्लासेस है। पूरा सिक्वेंशनली हमने जीएसटी का क्लास अपलोड किया है। सिर्फ जीएसटी के नहीं, इनकम टैक्स के, कॉस्टिंग के, बहुत सारे चैप्टर्स की, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड किया गया है। बीकॉम बच्चों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जो चैनल में आपको बोलूंगा जिसमें डिटेल स्टडी किया जाता है। तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जीएसटीआर 9 से एनुअल रिटर्न के बारे में। देखो, जीएसटीआर 9 को एनुअल रिटर्न नहीं बोला जाता, लेकिन जिस फॉर्म में एनुअल रिटर्न भरा जाता है ना, जिस फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, वो होता है आपका जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, ओके। अब ये एनुअल रिटर्न क्या है, देखो, annual return to be filed by a registered taxpayer under the Goods and Service Tax Act. This return provides a consolidated summary of all the GST related transactions made during the financial year. अब आपने साल भर में रिटर्न तो फाइल किया है सर, हमने पूरे साल भर तो रिटर्न फाइल किया है ना, तो फिर हमें ये एनुअल रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। अगर हम हर महीने सेल्स की डिटेल फाइल कर रहे, अगर हम हर महीने टैक्स की डिटेल्स फाइल कर रहे, आपका एक है जीएसटीआर 1 और एक है आपका जीएसटीआर 3B जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है ना, 3 ये वगैरह नहीं चलता है, 3B जो है वो चलता है। तो जीएसटीआर 1 आपका है जो सेल्स के बारे में, जीएसटीआर 3B है जो कि टैक्स के बारे में। तो सर अगर हर महीने हम फाइल कर रहे या फिर अगर हमने क्वार्टरली स्कीम लिया, हर क्वार्टरली हम फाइल कर रहे, देन व्हाई वी नीड टू फाइल और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एनुअल रिटर्न। क्या हमें एनुअल रिटर्न, क्यों एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि भाई देखो, पूरे महीने तुमने जो फाइल किया एनुअली अपने मर्जी से पूरा कंसोलिडेट करके बताओ कि पूरे साल भर में कितना बेचा है। तुमने जीएसटीआर 1 में ये बता दिया कि हर महीने कितना बेचा है। अब शायद तुम कुछ गलत हो सकते हो, किसी महीने में तुमने सामान, मतलब कुछ महीने में कोई ट्रांजेक्शन तुमने मिस कर लिया होगा, ठीक है। सपोज अप्रैल के महीने में मैंने कुछ सामान बेचा या फिर मई के महीने में मैंने कुछ सामान बेचा था जिससे मैंने मई की रिटर्न में नहीं दिखाया, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गया, ठीक है। अब मैंने मई के महीने में वो ट्रांजेक्शन ओमिट कर लिया। अब क्या दोबारा मैं इसे दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकता हूं। कहां पे दिखाऊंगा? जब मैं एनुअल रिटर्न भरूंगा तब दिखा सकता हूं। अब ये एनुअल रिटर्न बहुत डिटेल प्रोसीजर है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन सिंपल ओवरऑल एक टर्म होना चाहिए कि सर एनुअल रिटर्न हम क्यों फाइल करते हो। आपने कोई ट्रांजैक्शन गलत फाइल किया है, आपने टैक्स गलत दिया है, जीएसटीआर 3B का रिटर्न आपने गलत फाइल किया है, वो आप सब करेक्शन कर सकते हो थ्रू दिस एनुअल रिटर्न, ओके। अच्छा सर, अब एक गवर्नमेंट के पास भी पूरा डिटेल समरी आ जाता है कि साल में इनके पास इन्होंने जो जो रिटर्न फाइल किया है, इनका एनुअल जो अकाउंट्स है वो मैच कर रहा है। एनुअली जब आप एनुअल रिटर्न भरोगे तो वो पूरे साल भर के डाटा के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। अब जीएसटी पोर्टल में जितना भी आपने इंफॉर्मेशन दिया होगा ना, जितना भी रिटर्न आपने भरा होगा जीएसटीआर 1 का, जीएसटीआर 3B का, ओके, वो सारे रिटर्न का एक मतलब वो सारे रिटर्न की इंफॉर्मेशन से आप जीएसटीआर 9 जो है एनुअल रिटर्न भर सकते हो।
तो जीएसटीआर 9 जो है वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है आपको भरना है, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है आपका। जीएसटीआर 9 इज द फॉर्म व्हिच इज यूज्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। ओके, अच्छा सर किसको ये एप्लीकेबल है, एनुअल रिटर्न किसको भरना चाहिए? देखो एनुअल रिटर्न ना फाइल्ड बाय ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग एसीजेड यूनिट, एसीजेड डेवलपर एक्सेप्ट, देखो जितने भी रेगुलर आपके टैक्स पेयर है, जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर है सबको एनुअल रिटर्न भरना है। लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पे जो आपकी बुक है ना इसमें बहुत मतलब एक्यूरेट नहीं दिया है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ है, अगर टर्नओवर किसी का 2 करोड़ है एनुअल टर्नओवर, अगर एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ है देन इट्स मैंडेटरी, देन कंपल्सरीली आपको एनुअल रिटर्न भरना है। अगर 2 करोड़ से कम है देन इट्स ऑप्शनल। ओके, मतलब एनुअल रिटर्न सबको भरना है। जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ना, अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो, मंथली या फिर क्वार्टरली आप टैक्स भरते हो, यू आर ए रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, देन उस केस में आपको एनुअल रिटर्न भरना ही भरना है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप हो तो आपको एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखो कंपोजिशन टैक्स पेयर, उसको एनुअल रिटर्न नहीं भरना है। नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, उसे भी नहीं भरना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसे भी नहीं भरना है। पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टीडीएस और टीसीएस, पर्सन जो टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करते हैं उन्हें नहीं भरना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भरना है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं भरना है। एंड आपका जो कंपोजिशन स्कीम में जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको भी नहीं भरना है। अच्छा, पर्पज ऑफ पर्पज ऑफ जीएसटीआर 9, एनुअल रिटर्न का पर्पज क्या है सर, वो बता दीजिए। देखो क्यों हम एनुअल रिटर्न भरते, तो मैंने बोला कि जैसे आप हर महीने रिटर्न भरते हो, लेकिन उसका एक मतलब मैच होना चाहिए, कंपाइल डाटा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जीएसटीआर 9 भरना चाहिए। देखो टू समराइज द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई ऑफ द ईयर, पूरे साल में आपने कितना बेचा कितना खरीदा उसका एक डाटा होना चाहिए, तो उसलिए आपको जीएसटीआर 9 भरना है। टू प्रोवाइड कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड रिवर्स, टैक्स पेड, रिफंड क्लेम, डिमांड रेज्ड एंड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड सेल्फ असेसमेंट अंडर जीएसटी। देखो बोल रहे हैं कि भाई एक एनुअल रिटर्न से क्या फायदा होगा, आपने जो भी पूरे महीने का रिटर्न भरा है उसका एक क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, उसका एक ऑडिट टाइप का हो जाएगा। आप खुद अपना रिटर्न भर रहे हो कि हमने मंथली इतना भरा था, अब एनुअली हमारा टर्नओवर इतना है, तो वो मैच करना चाहिए। आपने खुद भरा है मंथली, तो अब एनुअली भी आप खुद भरो और दोनों को मैच कर लो। अगर कोई गलती आ रहा है तो गवर्नमेंट को आप विथ रिकॉर्ड विथ रीजन बता दो कि क्यों गलती आ रहा है। डन सर। अब आपका और क्या हो सकता है, कितना साल भर में आपने टैक्स दिया है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो भी पता चल जाएगा। आईटीसी आपने कितना क्लेम किया है, कितना रिवर्स हुआ है वो भी पता चल जाएगा। तो ये सब एनुअल रिटर्न का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सर एनुअल रिटर्न फाइल करने का कोई लिमिट है, जैसे मैंने बोला 2 करोड़ का लिमिट है, यहाँ पे इस नोट में मेंशन नहीं है, लेकिन आपका लिमिट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में वो 2 करोड़ का है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है आपका टर्नओवर देन यू हैव टू कंपल्सरली फाइल एनुअल रिटर्न। अगर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है, आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो सर। अच्छा, जीएसटीआर 9 में कंटेंट्स क्या क्या रहेगा सर, क्या क्या भरना पड़ेगा जीएसटीआर 9 में? देखो एक तो है बेसिक डिटेल्स, जिसमें आपका जीएसटीएन, नेम, लीगल एंड ट्रेड नेम वो आपको बताना पड़ेगा। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज डिस्क्लोज अर्लियर। आईटीसी डिटेल्स, अवेल्ड, रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी। देखो एक तो आपको अपना जो डिटेल्स है, क्या आपका जीएसटी नंबर है, क्या आपका ट्रेड नेम है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद कितना आपने बेचा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आईटीसी आपने कितना लिया है, कितना रिवर्स हो गया है, कितना आप इनएलिजिबल हो, किसको क्लेम नहीं कर सकते वो भी देना पड़ेगा। टैक्स पेड समरी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, कितना जो भी आपने दिया है वो सबका समरी आपको देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर डिस्क्लोज इन द करेंट रिटर्न, प्रीवियस ईयर में कितना ट्रांजैक्शन था जो आपने इस साल दिखाया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कुछ ट्रांजैक्शन अगर आपने छोड़ दिया था वो आप इस ईयर में दिखा रहे हो तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एचएसएन समरी, लेट फीस, पेबल पेड, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। सही है, सही है सर। अच्छा, ड्यू डेट कब है सर? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, देखो ड्यू डेट अभी आने वाला है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं बोलूं
मैं 2024 2025 के लिए एनुअल रिटर्न भरना चाहता हूं तो इसका ड्यू डेट क्या है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न का सर ड्यू डेट कौन सा है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट आपका होगा 31 दिसंबर 31 मार्च हो गया ये, 31 दिसंबर 2025। ओके, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इससे अभी मैं दिसंबर के महीने में शूट कर रहा हूं तो अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका क्या होगा, ड्यू डेट आ जाएगा। ठीक है, चलो सर अगर मैं एनुअल रिटर्न नहीं भरता हूं तो सर कितना फाइन लगेगा, क्या कुछ फाइन वगैरह लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई, 200 रुपए पर डे। मतलब दिसंबर में आपका डेट है, दिसंबर लास्ट, अगर आपने दिसंबर लास्ट को ड्यू डेट में एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो आपको कितना करना पड़ेगा, 200 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, 200 रुपीज पर डे। ओके, अब ये 200 रुपीज पर डे आपको देना पड़ेगा, जिसमें CGST 100 रुपीज का है, SGST 100 रुपीज का है, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर। आपका जितना सेल्स है, सेल्स का 0.25% और 100 रुपए एवरी, मतलब 200 रुपीज एवरी डे। सपोज मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ का या फिर 3 करोड़ का, 3 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, ठीक है, 70 इंटू 25%, यानी कि 7,50,000 जो है 75,000 कितना हो रहा है ये 20.25%, 1% होगा तो 2 जीरो कट जाएगा ना, ठीक है, हाँ 75,000 और 2 करोड़, सॉरी 75,000 और 200 रुपीज पर डे, व्हिच एवर इज लोअर, वो मुझे देना पड़ेगा। मैक्सिमम मुझे कितना देना पड़ेगा फाइन, 0.25% ऑफ द टर्नओवर। ओके, चलो अब सर ये हो गया GSTR 9। GSTR 9C सर कौन सा है, देखो GSTR 9C बोलता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सर इससे भी भरना मैंडेटरी है, देखो एक टर्नओवर के लिमिट के बाद इससे भी भरना मैंडेटरी है। अब क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल, चलो देखते हैं। GSTR 9C is a reconciliation statement that match the data declared in GSTR 9 with the data recorded in the audited financial statement of the taxpayer। जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ऑडिट करता है, उस डाटा के साथ आपका जो GST का डाटा है वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो दिखना जरूरी है 9C में। ओके, 9C क्या करता है कि आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका डाटा आपका मैच करता है आपने जो GST भरा है, जो रिटर्न भरा है GSTR 9 में। ठीक है, बेसिकली इट इज ए मैकेनिज्म टूल, दोनों को मैच करता है ये। ओके, मैंडेटरी एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर हुज एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़। देखो GSTR 9 था 2 करोड़ का और GSTR 9C कितने का है, 5 करोड़ का है। ओके, 5 करोड़ से आपका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, देन आपका उस केस में एनुअल जो GSTR 5 आपको, सॉरी GSTR 9C आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा 9, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9C आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा 9C को वेरीफाई सर कौन करता है, 9C करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, उसे कौन वेरीफाई करता है? देखो मस्ट बी ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड बाय ए CA और CMA। CA CMA में से कोई एक ही क्या कर सकता है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इन दोनों में से कोई एक क्या कर सकता है, 9C को वेरीफाई कर सकता है। लेकिन मैं बोलूं आज के टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं, मतलब इसे स्टॉप कर दिया गया है। एप्लीकेबल, ये पहले रूल बनाया गया था कि GST का ऑडिट कौन कर सकता है, CA कर सकता है या फिर CMA कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये GST का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसका रीजन है कि बहुत सारे बिजनेसेस को दिक्कत हो रहा था, बहुत सारे बिजनेसेस का टर्नओवर इजीली 5 करोड़ हो जा रहा था, फिर उन्हें CA CMA के पास जाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हो तो अभी इससे थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो includes auditors comment and clarification on correctness of the turnover, ITC claimed any additional availability। अगर आप GST में ऑडिट करते हो तो ऑडिटर कौन कौन चीजों के ऊपर ध्यान देगा कि भाई करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर कितना जो दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ITC क्लेम जो है वो सही है कि नहीं, एनी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी, एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो आपने क्लेम किया है, अगर कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है तो उसका भी करेक्टनेस वो क्लेम करेगा। ठीक है, अच्छा पर्पज क्या है GSTR 9C का? सर GSTR 9C आपको क्यों भरना चाहिए? देखो टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी बिटवीन GST रेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बेसिकली एक ऑडिट है GSTR 9C जो कि अकाउंट्स के डाटा को आपके GST के डाटा के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी बिटवीन GST रिटर्न एंड बुक्स ऑफ अकाउंट,
प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिपोर्टिंग, टैक्स इवाजन एंड फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज। ओके, तो अगर अकाउंट में आपने ज्यादा सेल्स दिखाया, जीएसटी में कम भरा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा डिपार्टमेंट को, और वो वहां पे एक्शन ले सकते हैं। टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस चेक अंडर जीएसटी, जीएसटी में कंप्लायंस चेक होना चाहिए, वरना कोई भी अपनी मर्जी से कितना भी टर्नओवर दिखाएगा, गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म तो नहीं है। तो 9C इज ए मैकेनिज्म वेयर गवर्नमेंट कैन चेक दैट व्हाट इज योर एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज योर डाटा, व्हाट इज योर एक्चुअल डाटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज शो इन जीएसटी। जीएसटी में आप कितना दिखा रहे हो और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना डाटा है। ओके, अच्छा। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटीआरसी, जीएसटीआरसी में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है पार्ट ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपका टर्नओवर का रिकॉन्सिलेशन, टैक्स पेड, आईटीसी, इसका रिकॉन्सिलेशन होता है, और एक होता है ऑडिटर सर्टिफिकेशन। ऑडिटर सर्टिफिकेशन में क्या होता है, ऑडिटर सर्टिफाई करता है जो भी डाटा आपने प्रेजेंट किया है वो ट्रू एंड फेयर है। ओके, अच्छा। जीएसटीआर 9 एंड 9C के बीच में क्या डिफरेंस है सर? देखो, एक है एनुअल रिटर्न और के रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक सारे के सारे लोगों को एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी के टाइम पे लिमिट कितना है, 2 करोड़ का, मैं बता दूं 2 CR का लिमिट है, और यहां पे कितना है, 5 CR का लिमिट है। सर्टिफिकेशन जीएसटीआर 9 में किसी का भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे CA-CMA का सिग्नेचर लगेगा। फिर मैंने बोला कि सर यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली अभी नहीं लग रहा है, बुक में तो है कि CA-CMA का सिग्नेचर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं लग रहा है। पर्पज की अगर मैं बात करूं तो समरी ऑफ द जीएसटी ट्रांजैक्शन, जितना साल भर में आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका एक समरी रिटर्न है ये एनुअल रिटर्न। और यहाँ पे है कि मैचिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड जीएसटीआर 9 का रिटर्न, जीएसटीआर 9 में जो डाटा आपने दिया है उसे अकाउंट के साथ मेंटेन करना, उसे ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करना, ये जीएसटीआर 9C का काम है। ओके, प्रिपेयर बाय टैक्स पे और प्रिपेयर बाय प्रोफेशनल ऑडिटर होगा ये सिंपल है और ये डिटेल्ड एंड टेक्निकल है। मैंडेटरी ये है, यहाँ पे कंडीशनल टर्नओवर है। ओके, 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ये चाहिए, अगर 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ये चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द स्टूडेंट्स अबाउट एनुअल रिटर्न अंडर जीएसटी एंड जीएसटी में जो आपका रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। इसी के साथ आपको बस ये 4 रिटर्न के बारे में जीएसटी में पढ़ना है, उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी में कुछ और चैप्टर्स है, जैसे कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो हम लोग कवर करेंगे। आपका जो क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोल के एक चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, वो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन वो आने वाले जो क्लासेस है उसमें कवर करेंगे। अगर चैनल में आपको, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते और एक वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।